तो कहानी की शुरुआत होती है ओलंपियस से, जहाँ पर हम लोग प्रोमीथियस नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसे जियूस ने बहुत बेरहमी के साथ एक पहाड़ पर बांधा हुआ था और वहां पर वो प्रोमीथियस को बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से टॉर्चर करा करता था। अगर ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोमीथियस असल में वो गॉड था जिसने जियूस के मना करने के बावजूद भी इंसानों तक आग पहुंचाई थी, और इसी बात से गुस्सा होकर जियूस ने डिसाइड करा था कि वो प्रोमीथियस को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। इसीलिए उसने प्रोमीथियस को एक पहाड़ पर बांध दिया था जहाँ पर एक गिद्ध हमेशा ही उसके पेट में से मांस निकाल कर खाता रहता था। प्रोमीथियस ज्यूस से इस बात की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में रहता था, जिसको वो कभी भी ज्यूस के सामने जाहिर तो नहीं करता था, पर उसने ठानी हुई थी कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वैसे ही वो ज्यूस को उसकी गद्दी से हटा देगा। उसी समय पर हम लोग प्रोमीथियस की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि असल में वो अपनी मर्जी से उस जगह पर सजा ले रहा था और वो जरूरी था ताकि आगे चलकर वो ज्यूस को उसके किए कराए की सजा दे सके। पहले के समय पर असल में एक भविष्यवाणी हुई थी कि ज्यूस आगे चलकर अपनी सारी ताकतों को खो देगा और एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा, और इस सब का कारण कुछ इंसान ही होने वाले थे। प्रोमीथियस बस कुछ टाइम का वेट कर रहा था और वो समय जल्दी ही आने वाला था, क्योंकि प्रोमीथियस को उसके वो 3 लोग मिल गए थे जो कि ज्यूस की पावर को खोने का पूरी तरह से रीजन बनने वाले थे। और तब हम लोग उन 3 मेंबर में से पहली मेंबर रेडी को देख पाते हैं, जो कि अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी, और आज जब वो एक स्टोर में जाती है तो वहां पर उसे एक अजीब सी औरत मिलती है जो कि उससे बातें करते हुए उसे बताती है कि आज का दिन रेडी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है और दिन के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा। रेडी को उस औरत की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो अपनी लाइफ से वैसे ही काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए चुपचाप वो वहां से चली जाती है। जिसके साथ ही हम लोग जीवस को देख पाते हैं जो कि ओलंपियस में बैठा हुआ था और उसने इंसानों के जैसे कपड़े ही पहने हुए थे। जीवस इस बात की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहता था कि अगर सच में वो किसी दिन मॉर्टल बन गया और इंसानों ने उसे गद्दी से हटा दिया तो क्या होगा। इसी वजह से वो काफी सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता था और उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार भी करा करता था। उसी समय पर हम लोग ज्यूस की बीवी हेरा को भी देख पाते हैं, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ज्यूस की बहन थी, पर आगे चलकर ज्यूस ने उससे शादी कर ली थी। अब इनका क्या फैमिली मैटर चल रहा है इसके बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर हम लोग आगे की कहानी पर ध्यान देते हैं। ज्यूस उस प्रोफेसी की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। उसी समय पर हम लोग डायनाइसिस को देख पाते हैं जो कि ज्यूस का बेटा था और वो ज्यूस की एक नाजायज औलाद थी। इसका मतलब यही था कि ज्यूस ने किसी इंसान के साथ रिलेशन बनाई थी और बाद में उससे ही डायनाइसिस पैदा हुआ था। डायनाइसिस मस्त होकर अर्थ के क्लब पर नाच गाना कर रहा था, पर जैसे ही उससे ज्यूस का बुलावा आता है वैसे ही वो ओलंपियस की तरफ निकल चलता है। उसी दौरान एक फ्रूट वेंडर उससे ये सजेस्ट करता है कि अगर वो अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा है तो उसको उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। तब डायनाइसिस ज्यूस के लिए घड़ी ले लेता है और उसे लेकर अपने साथ ओलंपियस की तरफ चला जाता है। डायनाइसिस के ओलंपियस में वापस जाने के बाद हेरा को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और वो उसे उल्टा सीधा बोलना चालू कर देती है। असल में हेरा बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी अगर ज्यूस उसके बारे में छोड़कर किसी और के बारे में सोचता था, और उसी जेलसी के चलते वो उन सभी औरतों को बाद में पकड़ लेती थी जिनके साथ ज्यूस ने फिजिकल कांटेक्ट बनाए थे। हेरा के पास मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता था और उसमें जितनी भी मधुमक्खियां थी वो असल में मधुमक्खियां नहीं थी, बल्कि असल में वो सारी की सारी वही औरतें थी जिनके साथ ज्यूस ने कभी रिलेशन बनाए थे। हेरा उन सभी औरतों को पकड़ने के बाद में उन्हें मधुमक्खी बना दिया करती थी। यही सेम चीज हेरा डायनाइसिस के बचपन में उसके साथ भी करना चाहती थी, पर एंड वक्त पर वहां पर ज्यूस पहुंच गया था जिसने डायनाइसिस को बचा लिया था। अभी के समय पर एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था जिस समय पर ज्यूस को खुश करने के लिए अर्थ के लोग काफी सारे फेस्टिवल मनाया करते थे। उसमें से ही एक फेस्टिवल ऐसा था जिसमें कुछ लोग जाते थे और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते थे ताकि वो ज्यूस को खुश कर सकें। ज्यूस यही सब देख रहा था और ये सब देखने के बाद उसे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुशी मिलती थी, क्योंकि लोग उसके नाम पर मरने तक के लिए तैयार हो जाते थे। बेशक से ज्यूस को उनकी जरा भी परवाह नहीं थी, पर उसे लोगों को इस तरह से मरते हुए देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता था। डायनाइसिस अपने साथ जो घड़ी लेकर आया था वो उसको ज्यूस को देता है, पर ज्यूस के पास असल में पहले से एक घड़ी मौजूद थी जो कि उसे हरक्यूलियस ने दी थी, और साथ ही ज्यूस का ये मानना था कि वो घड़ी उसके लिए गुड लक चार्म है। इसीलिए ज्यूस उसकी घड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता और वहां पर से डायनाइसिस को उसकी घड़ी वापस करते हुए चला जाता है। डायनाइसिस को ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जैसे ही ज्यूस की नजर ज्यूस की घड़ी पर से हटती है वैसे ही डायनाइसिस ज्यूस की घड़ी को चुराकर वहां से अर्थ की तरफ वापस से चला जाता है। ज्यूस तब खुश होते हुए एक और रिचुअल को देखने लगता है जहाँ पर लोगों ने उसे खुश करने के लिए फेस्टिवल के दौरान उसकी एक मूर्ति बनाई थी, पर जैसे ही उस मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाया जाता है तो उस जगह पर कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि वहां पर कुछ और ही लिखा होता है, जो देखने के बाद ज्यूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। और इस बात का मतलब साफ था कि काफी सारे लोगों का ज्यूस के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था और हो सकता था कि वो प्रोफेसी आगे चलकर सही हो जाए, जिसमें कुछ इंसान ही ज्यूस के मॉडल बनने का कारण बनेंगे। तब ज्यूस ने मन बना लिया था कि वो इंसानों से इस चीज का बदला जरूर लेगा। जिसके साथ ही अब सीन वहां से रेडी पर वापस से आता है, जो कि जब अपने घर में जाती है तो वहां पर हम लोग कॉर्पियस नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर था और साथ ही वो रेडी का बॉयफ्रेंड भी था।
वैसे अगर ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉर्पियस को असल में गॉड ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता था, पर अगर इस टीवी सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर कॉर्पियस को उसकी पावर्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। पर प्रोमीथियस की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग वही वो दूसरा इंसान था जो कि जिउस के मॉडल बनने का कारण बनने वाला था। कॉर्पियस रिडी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उसने रिडी के ऊपर ये गाना लिखा था जिसको वो आज के कॉन्सर्ट में गाना चाहता था। पर हम लोग रिडी की हरकतों से जान पाते हैं कि रिडी कहीं ना कहीं कॉर्पियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। पर अभी वो कॉर्पियस से इस बारे में खुल के बात नहीं कर पाती। कॉर्पियस चाहता था कि रिडी उसके आज के कॉन्सर्ट में आए, पर रिडी उसे साफ इनकार कर देती है, जिसके साथ ही अब सीन वहां से ज्यूस पर आता है जो कि उस प्रोफेसी की वजह से और ज्यादा डर गया था और इसीलिए वो प्रोमीथियस को अपने सामने बुला लेता है। प्रोमीथियस उसके सामने तो एकदम मीठा बनने का नाटक करता है जिससे वो प्रोफेसी सच हो ही ना। पर जैसे ही वो अपने पहाड़ पर वापस से पहुंचता है वैसे ही हम लोग देखते हैं कि प्रोमीथियस को ज्यूस की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, जिसके साथ ही अब सीन वहां से वापस से रेडी पर आता है जो कि कॉर्पियस के कॉन्सर्ट में ना जाकर हेरा के एक बहुत बड़े मंदिर में आई थी। वहां पर जाने के बाद वो कैसेटा नाम की एक बहुत बड़ी पुजारन से मिलती है जो कि हेरा की बहुत बड़ी पुजारन थी और वही असल में रिडी की माँ भी थी। लेकिन रिडी की बातों से हम लोग साफ जान पाते हैं कि उसे अपनी माँ से जरा भी लगाव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ ने हेरा की पुजारन बनने के लिए अपनी जीभ को काट लिया था और रिडी को उसने उस समय पर छोड़ दिया था जब रिडी सिर्फ 5 साल की थी। अभी के समय पर रिडी अपनी माँ के सामने ये कन्फेस करती है कि उसे उसकी माँ और साथ ही अब कॉर्पियस भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बात जानने के बाद कैसेटा को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर वो बस चुपचाप रिडी की बातों को सुनती रहती है। रिडी ने डिसाइड कर लिया था कि वो जल्दी ही कॉर्पियस को छोड़ देगी। अब अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद वहां पर से रिडी सीधा ही बाहर निकलती है, पर जैसे ही वो बाहर निकलती है वैसे ही उसका ट्रक से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है जिससे मौके पर ही रिडी की मौत हो जाती है। कैसेटा उस समय पर अपनी बेटी की डेड बॉडी को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे उसे पता था कि ये सारी चीजें होने वाली हो और वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। वहीं कॉर्पियस के कॉन्सर्ट के बीच में ही कॉर्पियस को जब इस बारे में पता चलता है कि रिडी की डेथ हो गई है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और कॉन्सर्ट को वहीं पर बंद कर देता है। उसी दौरान हम लोग वहां पर डायनासिस को भी देख पाते हैं जो कि ज्यूस की बातों से परेशान होकर उस जगह पर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आ गया था। डायनासिस को कॉर्पियस की हालत देखने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और इसीलिए वो कॉर्पियस की मदद करने के लिए रिडी के फ्यूनरल में चला जाता है। रिडी के फ्यूनरल के दौरान एक रिचुअल के अकॉर्डिंग कॉर्पियस को उसके मुंह में एक गोल्ड कॉइन को रखना था ताकि आफ्टर लाइफ में पहुंचने के लिए रिडी उस गोल्ड कॉइन का यूज कर सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो इंसानों और आत्माओं की दुनिया के बीच में ही फंस जाएगी। पर कुछ सोचते हुए कॉर्पियस उस गोल्ड कॉइन को अपने पास ही रख लेता है और उसे रिडी के मुंह में नहीं रखता, जिसके साथ ही हम लोग शाम में देख पाते हैं कि कॉर्पियस एक गन खरीदता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि जैसा कि उसने रिडी को अभी आफ्टर लाइफ में नहीं जाने दिया है तो वो खुद को भी मार लेगा ताकि वो आफ्टर लाइफ में जाने से पहले एक बार रिडी से मिल पाए। अब कॉर्पियस खुद को खत्म ही करने वाला था, पर सही टाइम पर वहां पर डायनासिस पहुंच जाता है जिससे एक गोली धोखे से डायनासिस के लग जाती है। पर जब वो नहीं मरता तो कॉर्पियस काफी ज्यादा हैरान होता है और तब डायनासिस भी इस बात को रिवील कर देता है कि वो असल में एक गॉड है। डायनासिस से कॉर्पियस का दुख देखा नहीं जा रहा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में कॉर्पियस की मदद करेगा ताकि वो आफ्टर लाइफ में जाने के बाद रिडी को किसी तरह से इंसानों की दुनिया में वापस लेकर आ सके। जिसके साथ ही अब सीन वहां से 10 साल पीछे जाता है जहां पर हम लोग केनियस नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जिसे एक औरत आकर जान से मार देती है। वहां पर उस औरत के साथ और भी काफी सारे औरतें थी और उसमें ही कीनियस की माँ भी शामिल थी। कीनियस ने मरने से पहले अपनी माँ का चेहरा देख लिया था और वो सीन देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। कीनियस को मारा गया था क्योंकि बचपन में वो अपने ट्राइब के पास से भाग गया था और ये लोग असल में उसी ट्राइब के लोग थे जिन्होंने कीनियस की जान ली थी। वैसे अभी हमें कीनियस के बारे में क्यों दिखाया गया है इसके बारे में हमें आगे की कहानी में जानने को मिलेगा। खैर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि रिडी की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में पाती है जहां पर वो एक फेरी में थी और उसी के साथ वहां पर और भी काफी सारे लोग थे जो कि ह्यूमन लाइफ में मर चुके थे। शिप में वो लोग एक वीडियो को देखते हैं जिसमें यमदूत अपने एक साथी के साथ मिलकर उन लोगों को अंडरवर्ल्ड यानी कि पाताल लोक के रूल्स के बारे में बता रहा होता है। साथ ही उन्हें ये बात भी बताई जाती है कि जो भी इंसान पानी में कूदने के बाद तैर पाएगा सिर्फ उसको ही रीबर्थ मिलेगा। और ये बात जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे। वहीं हम लोग ज्यूस को देखते हैं जो कि चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पानी में कूदकर तैर पाएं। अब वो ऐसा क्यों चाहता था इसके बारे में हम लोगों को आगे जानने के लिए मिलेगा, पर उसके रिएक्शंस को देखकर लग तो नहीं रहा था कि उसके इरादे नेक हैं। काफी सारे लोग तो अभी से ही पानी में कूदकर गायब हो जाते हैं, पर अभी रीडी पानी में नहीं कूदती। जिसके बाद जब रीडी किनारे पर पहुंचती है तो वहां पर काफी सारे यमदूत पहुंचते हैं जो कि असल में उस जगह के गार्ड थे और सोल की प्रोटेक्शन करा करते थे।
और उन्हीं गार्ड्स में कैनियस भी शामिल था। कैनियस वही इंसान था जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और 10 साल पहले उसकी ही माँ ने उसके कबीले वालों के साथ मिलकर कैनियस की जान ले ली थी। कैनियस जानबूझकर इसी वजह से वहां पर रुका हुआ था, ताकि जैसे ही उसकी माँ मरे और वो इस जगह पर आए तो कैनियस उससे इस बात का कारण जान सके कि आखिरकार उसकी माँ ने उसे धोखा क्यों दिया। अंडरवर्ल्ड में कैनियस के पास 3 मुंह वाला एक कुत्ता भी था, जिसको देखने के बाद रेडी थोड़ा सा डर जाती है, पर अभी के लिए वो जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस के पास ही हम लोग मेड्यूसा को भी देखते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो ग्रीक मैथोलॉजी की किसी किताब में देखा ही होगा। पर अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग बस इतना जान लीजिए कि मेड्यूसा के सर में जो बाल हैं असल में वो बाल नहीं है, बल्कि एक श्राप की वजह से वो सारे के सारे बाल जीते जागते सांप बन गए थे। और मेड्यूसा के पास ये पावर भी है कि जो भी उसकी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश करता है वो अपनी पावर की मदद से उस इंसान को पत्थर का बना सकती है। पर मेड्यूसा को ग्रीक मैथोलॉजी में जितना ज्यादा बुरा और खतरनाक बताया गया है, सीरीज में वो असल में इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से कॉर्पियस पर आता है, जो कि डायनासिस को अपने साथ द केव नाम के एक पब में लेकर चला गया था। वहां पर जाने के बाद डायनासिस कॉर्पियस को वहां के कुछ जजेस से मिलाता है, जिसकी मदद से ही वो कॉर्पियस को अंडरवर्ल्ड में भेजने वाला था, ताकि कॉर्पियस वहां से रेडी को कैसे भी वापस लेकर आ सके। रेडी अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा ही अजीब फील कर रही थी, और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ गोल्ड कॉइन को नहीं रखा गया है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बिना गोल्ड कॉइन के वो रीबर्थ फ्रेम को पार नहीं कर सकती थी और उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला था। और अब अगर रेडी को रीबर्थ चाहिए था तो उसे अंडरवर्ल्ड में ही कम से कम 200 सालों के लिए एज अ सर्वेंट के रूप में काम करने की जरूरत थी। उसके बाद ही उसे रीबर्थ मिलने वाला था। द केव के पब में हम लोग देख पाते हैं कि काफी सारे जजेस बहुत सारे लोगों का टेस्ट ले रहे थे, ताकि उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके अंडरवर्ल्ड में भेजा जा सके, और बाद में वो इंसान अंडरवर्ल्ड में जाकर अपने चाहने वाले को जिंदा करके इंसानों की दुनिया में लेकर आ सकता था। डायनासिस ने कॉर्पियस को भी उन्हीं लोगों में शामिल कर दिया था, ताकि वो उन लोगों के साथ कम्पीट कर उस कंपटीशन को जीत जाए और रीडी की जान को बचा सके। कॉर्पियस बहुत आराम से उस कंपटीशन को जीत भी जाता है, पर जजिस को ये बात पता चल जाती है कि कॉर्पियस ने जानबूझकर रीडी के मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ गोल्ड कॉइन को नहीं रखा था, ताकि वो खुद की जान देकर बाद में जाकर रीडी से मिल पाए। और ये बात जानने के बाद कॉर्पियस को उस गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिस वजह से अब वो अंडरवर्ल्ड में नहीं जा सकता था। जो बात जानने के बाद कॉर्पियस और साथी डायनासिस काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और उन दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब कॉर्पियस की जगह पर एनाटोल नाम के एक आदमी को उस कंपटीशन का विनर बना दिया गया था, जो कि अपने बेटे की आत्मा को अंडरवर्ल्ड में जाकर जिंदा लोगों की दुनिया में वापस लेकर आना चाहता था। पर डायनासिस किसी भी हालत में कॉर्पियस की मदद करना चाहता था, और इसीलिए वो वहां पर मौजूद एक जज से बात करता है और उसे किसी तरह से मना लेता है, ताकि वो जज किसी भी हालत में कॉर्पियस को अंडरवर्ल्ड में भेज दे। पहले तो वो जज इसके लिए नहीं मानती, पर बाद में जब डायनासिस उसे जियोस की चुराई गई वॉच देता है, तो उसको देखने के बाद वो जज काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मान जाती है कि वो कॉर्पियस को अंडरवर्ल्ड में भेज देगी। वहीं हम लोग जियोस को ओलंपियस में देख पाते हैं, जिसको अचानक से ही प्रोमीथियस से बात करते हुए इस बात का रियलाइज होता है कि उसकी लकी वॉच उसके पास नहीं है, जिस बात की वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उस वॉच को ढूंढने में लग जाता है। वहीं हम लोग अर्थ पर कुछ फ्यूरीज को देख पाते हैं, और अगर ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्यूरीज असल में कुछ एंटिटीज होती थी, जो कि अर्थ पर रहने वाले लोगों के साथ ही रहा करती थी, और उनको सिर्फ वही लोग देख सकते थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पाप करे हों और उन्हें अपने पापों का पछतावा ना हो। और फ्यूरीज ऐसे ही लोगों को टॉर्चर करने का काम करा करते थे। अभी के लिए वो फ्यूरीज का ग्रुप एक स्टोर में जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को टॉर्चर करना चालू कर देते हैं, जिसने अपनी लाइफ में बहुत घिनौने काम करे थे और उससे उनमें से एक का भी पछतावा नहीं था। वो आदमी उन फ्यूरीज के टॉर्चर से इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपने पास से एक गन निकालकर स्टोर में ही सुसाइड कर लेता है, और उस आदमी को उसके कर्मों की सजा देने के बाद फ्यूरीज वहां से अरी नाम की एक औरत की तरफ बढ़ चलती हैं, जिसने अपनी लाइफ में कोई पाप तो नहीं करा था, पर उससे एक गलती का बहुत बड़ा पछतावा था। और फ्यूरीज भी अरी को समझाने के लिए जाने वाले थे, ना कि उसको टॉर्चर करने के लिए। जिसके साथ ही अब हमें अरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में अपने बर्थडे वाले दिन पर एक फोटो को हाथ में लेकर बैठी हुई थी, जिसमें 2 बच्चे मौजूद थे। असल में जब अरी पैदा हुई थी तो उसके साथ ही उसका एक ट्विन ब्रदर भी पैदा हुआ था, पर एक समय पर कुछ महीने बाद जब अरी सो रही थी तो वो अपने भाई के ऊपर सोते समय चढ़ गई, जिस वजह से दम घुटने से उसके भाई की मौत हो गई। जिसके बाद से अरी ने जब से होश संभाला था, तब से ही उसको इस बात का बहुत पछतावा था कि उसकी वजह से ही उसके भाई की जान गई, और हर बर्थडे पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसके भाई की जान उसकी वजह से नहीं गई होती तो शायद आज उसका भाई भी जिंदा होता। अब अगले दिन जब अरी तैयार होकर बाहर जाती है तो उसके पिता उसके पास आते हैं। अरी एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके पास भरपूर पैसा था। उसके पिता उसको कोई गिफ्ट देना चाहते थे, पर अरी उनसे मना कर देती है, क्योंकि उसका मूड भी काफी ज्यादा खराब था।
और जैसा कि हमने जियूस को देखा था कि उसे उसकी खोई हुई वॉच के बारे में पता चल गया था, तो वो गुस्से में एक एक करके अपने सभी सर्वेंट को जान से मारना चालू कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वॉच को शायद उसके सर्वेंट में से ही किसी एक ने चुराया होगा। पर उसके बावजूद भी जब जियूस को उसकी खोई हुई घड़ी वापस नहीं मिलती, तो वो पोसाइडन को अपने पास बुलाकर उससे उस घड़ी को ढूंढ कर लाने के लिए बोलता है। पोसाइडन भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि हरक्यूलियस की दी गई वॉच जियूस अपने लिए बहुत लकी मानता है, इसीलिए वो भी जियूस के इस काम को करने के लिए मान जाता है। उसी दौरान पोसाइडन के पास हेरा का कॉल आता है और उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं पोसाइडन और साथ ही हेरा एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी रातें भी गुजार चुके थे। इस बारे में जियूस को कुछ भी नहीं पता था और वो दोनों इस बारे में जियूस को बताने से बहुत डरते थे। वहीं हम लोग दूसरी तरफ प्रोमीथियस के पास के एक सीन से जान पाते हैं कि प्रोमीथियस ने प्रोफेसी को सही करने के लिए कैनन नाम के बंदे को जान से मार दिया था और उसे ये काम दिया था कि जब भी उसके पास कोई ऐसा बंदा आए जिसके हाथ में एक अजीब सा मार्क हो, तो कैरन उसकी मदद जरूर करे। कैरन भी इस चीज के लिए मान गया था क्योंकि वो प्रोमीथियस को बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो जियूस को उतनी ही ज्यादा नफरत करा करता था। वो खुद भी चाहता था कि जियूस को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए ही उसने प्रोमीथियस की बात को मान लिया था। और अब अगर मैं आप लोगों को कैरन के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊं, तो कैरन असल में अंडरवर्ल्ड का पेरीमैन है, जो कि इंसानों के मरने के बाद उनके सोल्स को पानी से अपनी बोट में बैठाकर किनारे तक लेकर जाता है। कैरन ने अपने लिए इस काम को बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इस काम के जरिए ही उसकी मुलाकात ऐसे इंसान की आत्मा से होने वाली थी जिसके हाथ में एक अजीब सा निशान हो, और प्रोफेसी के अकॉर्डिंग वही इंसान ही जियूस के इमॉर्टल बनने का कारण बनने वाला था। अब वापस से सीन कॉर्पियस और साथ ही डायनाइसिस पर आता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि एनाटोल मतलब कि वो इंसान जिसने कंपटीशन को जीता था, जो उसके साथ साथ कॉर्पियस को भी अंडरवर्ल्ड में भेज देती है। एनाटोल और कॉर्पियस दोनों ही अब अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुके थे और वहां पर पहुंचते साथ ही वो दोनों अपने अपने लविड वंस की तलाश में लग जाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो लोग उन्हें ढूंढकर वापस से अपने साथ जिंदा लोगों की दुनिया में लेकर जा सकें। दूसरी तरफ हम लोग अंडरवर्ल्ड में कैनियस को देख पाते हैं, जो कि अपने डॉग को खिला रहा था, और तभी अचानक से ही उसका डॉग भागता हुआ एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और तब कैनियस भी उसका पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग में आ जाता है। वहां पर जाने के बाद केनियस की मुलाकात नेक्स नाम की एक सोल से होती है, जो कि भागकर उस बिल्डिंग के अंदर आ गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका रीबर्थ हो। अब इस बारे में जानने के बाद केनियस काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वहां पर आने वाली हर एक आत्मा चाहती थी कि उनका जल्दी से जल्दी रीबर्थ हो जाए। अब कैनियस नेक्स्ट से इस बारे में और ज्यादा चीजें जान पाता कि तभी अचानक से ही उसका ध्यान भटक जाता है, और जैसे ही वो वापस से नेक्स्ट की तरफ मुड़कर देखता है, तब तक नेक्स्ट वहां से गायब हो चुका होता है। अब अंडरवर्ल्ड में ही हम लोग हेडिस और साथ ही परसेफनी को देख पाते हैं, जिन्हें भी इस बारे में पता चल गया था कि उनके पास जितनी भी सोल्स आई थी उनमें से एक सोल गायब है। इसीलिए वो दोनों काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अगर जियूस को इस बारे में पता चल जाता तो वो उन दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। जियूस के लिए असल में एक एक आत्मा का बहुत ज्यादा महत्व था, जिसका कारण हमें अभी नहीं बताया जाता। इसीलिए अभी के समय पर हेडिस परसेफनी से मना करता है कि वो इस बारे में जियूस को कुछ भी ना बताए, क्योंकि जियूस इस बारे में जानने के बाद पक्का उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला था। परसेफनी इस चीज पर मान तो जाती है, पर वो काफी ज्यादा डरी भी हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग ग्रीडी को देख पाते हैं, जो कि किनारों पर आने वाले लोगों के लिए स्विमर्स का काम कर रही थी, मतलब कि जो लोग पानी में तैर नहीं सकते थे। ग्रीडी का काम था उन लोगों को वापस लेकर आना। अभी के समय पर जब ग्रीडी खाना खा रही होती है, तो वो कैनियस के पास जाकर ही उससे बातें करने लगती है, जिसके साथ ही अब सीन वहां से पोसाइडन पर आता है, जिसको कुछ ही समय में ये बात पता चल गई थी कि डायनाइसिस ने ही जियूस की वॉच को छुड़ाया था। इसीलिए पोसाइडन डायनाइसिस को मिलने के लिए बुला लेता है और डायनाइसिस भी उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब सारी बातें जानने के बाद पोसाइडन पहले तो डायनाइसिस को कुछ भी नहीं कहता, पर बाद में जब उसे ये बात पता चलती है कि डायनाइसिस ने कॉर्पियस नाम के एक इंसान को अंडरवर्ल्ड में भेजा है, ताकि कॉर्पियस वहां पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड रीडी की आत्मा को वहां से जिंदा लोगों की दुनिया में वापस लेकर आ सके, तो पोसाइडन काफी ज्यादा चौंक जाता है। तब पोसाइडन गुस्से में डायनाइसिस को बताता है कि असल में ये सारी चीजें प्रकृति के खिलाफ हैं, और अगर धोखे से जियूस को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया तो वो सारे गॉड्स के साथ साथ अर्थ को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। पर डायनाइसिस ने कॉर्पियस की मदद करने के बारे में पूरी तरह से मन बना लिया था, और इसीलिए वो पोसाइडन से इस बारे में जियूस को ना बताने को बोलता है। पोसाइडन भी इस पर मान जाता है, पर वो डायनाइसिस से बोलता है कि उसे किसी भी हालत में जियूस की घड़ी को ढूंढ कर लाना होगा। डायनाइसिस इस पर मान तो जाता है, पर क्योंकि वो जानता था कि वो उस जज से उस घड़ी को वापस नहीं ले सकता, इसीलिए वो पास की एक शॉप पर जाकर बिल्कुल वैसी ही घड़ी को खरीद देता है जैसे उसने जियूस के पास से चुराई थी। जिसके बाद वो जियूस के पास जाकर उसे उस घड़ी को दे देता है और जियूस से माफी मांग लेता है। जियूस ने भी डायनाइसिस को माफ कर दिया था। वो अभी के समय पर किसी भी हालत में अर्थ वालों को कुछ नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अर्थ पर ओलंपिया के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता था उसमें किसी ने जियूस की मूर्ति की जगह पर उसके बारे में उल्टा सीधा लिख दिया था।
वही अंडरवर्ल्ड में कैनियस का सामना अचानक से आज हिप्पोलो द सेकंड की सोल से होता है, जो असल में वही औरत थी जिसने उसकी जान ली थी। कैनियस उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, पर वो कैनियस के पास आकर उसे उल्टा सीधा बोलती है और साथ ही वो उसे चिढ़ाती भी है कि उसकी माँ ने ही उसे छोड़ दिया था। जिस पर केनियस बचपन में यही सोचने लगता है कि वो हिप्पोलो के लिए नरक में एक अलग कढ़ाई में ही स्पेशली तेल गर्म करवाएगा। केनियस को हिप्पोलो की बातों से बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो बार बार अपनी माँ के बारे में सोचे जा रहा था। जिसके साथ ही अब हमें अंडरवर्ल्ड में ही कैरन की आत्मा को दिखाया जाता है, जो कि अपने काम को बहुत शिद्दत के साथ कर रहा था। अभी जब वो किनारे पर जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात एनाटोल की आत्मा और साथ ही कॉर्पियस की आत्मा से होती है। और अब जब कैरन को ये बात पता चलती है कि वो दोनों ही वहां पर अपने किसी चाहने वाले को बचाने के लिए आए हैं, तो वो उन दोनों को ही अपनी नाव में बिठाकर पानी के बीच में ले जाता है, जहां पर वो उन दोनों को बताता है कि अब यहाँ से आगे उन दोनों में से कोई एक ही जा सकता है। और इसका मतलब साफ था कि अब उन दोनों को लड़ाई करनी थी और उन दोनों में से जो टिका रहता कैरन उसको ही आगे लेकर जाता। और ये बात जानने के बाद कॉर्पियस तुरंत ही एनाटोल के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो एनाटोल को पानी में गिरा सके। पर एनाटोल भी काफी ज्यादा ताकतवर था और एक समय ऐसा आता है कि एनाटोल कॉर्पियस को पानी में गिराने ही वाला था, और तभी अचानक से ही कैरन नोटिस करता है कि कॉर्पियस के हाथ पर एक अजीब सा निशान है। और इसका मतलब यही था कि कॉर्पियस खुद वही इंसान था जो कि किसी वजह से ज्यूस के मॉडल होने का कारण बनने वाला था। और क्योंकि कैरन इस एक पल का ना जाने कब से इंतजार कर रहा था, इसीलिए जैसे ही वो कॉर्पियस के हाथ पर निशान को देखता है, वैसे ही वो खुद लड़ाई के बीच में जाकर एनाटोल को उठाकर पानी में फेंक देता है। और पानी में गिरते ही एनाटोल अचानक से गायब हो गया था। पर कैरन कॉर्पियस को इस बात पर ध्यान न देने को बोलता है और उसके साथ किनारे की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग ज्यूस को देख पाते हैं, जो कि डायनासिस के साथ अर्थ पर घूमने के लिए आया हुआ था, जहां पर वो डायनासिस के साथ यही प्लान बना रहा था कि अब वो इंसानों के सामने ऐसा कौन सा डिजास्टर लेकर आए जिससे इंसान सिर्फ ज्यूस को ही याद करने लगे। पर क्योंकि इससे काफी सारे लोगों की जान जाने वाली थी और डायनासिस को कहीं ना कहीं एक जान का मतलब भी समझ में आ गया था, इसीलिए वो ज्यूस को ऐसा करने से मना करने लगता है। पर तब ज्यूस उसको समझाता है कि उसके लिए इंसान बिल्कुल भी मैटर नहीं करते और वो जब चाहेगा तब किसी इंसान की जान ले लेगा। और तभी हमें ज्यूस की बातों से एक और बात समझ में आता है कि किसी अनजान कारण की वजह से इंसानों का मरना ज्यूस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता था और ज्यूस चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा इंसान मरे। जिसके साथ ही अब हमें एक बहुत भयानक सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग अंडरवर्ल्ड में देखते हैं कि जो लोग भी रीबर्थ फ्रेम को पार कर लेते थे उन्हें रीबर्थ नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें एक बेसमेंट टाइप की जगह पर कैद कर लिया जाता था, जहां पर उनकी सोल्स में से पूरी एनर्जी को निकाल लिया जाता था। अंडरवर्ल्ड के कुछ गार्ड्स ने नेक्स को भी पकड़ लिया था और वो उसकी सोल को भी उसी जगह पर लेकर चले गए थे। जिसके साथ ही हमें प्रोमीथियस का एक पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रोमीथियस को सजा मिलने से पहले उससे एक औरत मिलने के लिए आई थी, जो कि उससे प्रोफेसी के बारे में बताती है। साथ ही वो प्रोमीथियस से बोलती है कि वो अपने सबसे ट्रस्टेबल बंदे को जान से मार दे। असल में उस औरत को भी इस बारे में पता चल गया था कि जो सभी सोल्स को रीबर्थ नहीं देता और काफी सारी सोल्स की एनर्जी को वो अपने पास ही रख लेता है, पर वो उस एनर्जी का क्या करता है इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। पर जो भी हो, वो औरत इस काम को बंद करवाना चाहती थी और ज्यूस को इसकी सजा भी देना चाहती थी। और क्योंकि प्रोमीथियस खुद भी चाहता था कि वो ज्यूस को इस सब की सजा दे, इसीलिए उसने प्रोफेसी को पूरा करने के लिए सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग करा था, जिसमें उसने सबसे पहले तो कैरन को जान से मार दिया था और बाद में उसने ज्यूस के हाथों पनिशमेंट भी ले ली थी, ताकि वो ज्यूस के ऊपर भी नजर रख सके कि ज्यूस अभी के समय पर क्या कर रहा है। जिसके साथ ही अब हमें वापस से अरी को दिखाया जाता है, जो कि जब अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी अचानक से ही उसके पास फ्यूरीज पहुंच जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद अरी काफी ज्यादा डर गई थी और उसे लग रहा था कि शायद फ्यूरीज भी उसको सजा देने के लिए आए हैं। पर फ्यूरीज असल में वहां पर एरी को गिफ्ट देने के लिए आए हुए थे और वो उसे ये बात बताना चाहते थे कि अरी ने जो अपने भाई की जान ली ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जो बात जानने के बाद अरी काफी ज्यादा शॉक होती है और तब फ्यूरीज एरी को कुछ विजन्स दिखाते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि असल में एरी के पैदा होने से पहले उसके पिता के पास पोसाइडन मिलने के लिए आया था और पोसाइडन ने उसके पिता को ये बात बताई थी कि उनका सबसे पहला बच्चा जो भी सांस लेगा वही उसकी मौत का कारण बनेगा। और ये बात जानने के बाद एरी के पिता काफी ज्यादा डर गए थे और क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को ही उठाकर अपने एक साथी को दे दिया और उससे बोला कि वो उसके बेटे को जान से मार दे। ये बात जानने के बाद एरी काफी ज्यादा शॉक होती है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और इस बात के अकॉर्डिंग एरी इतने सालों से जिस गुनाह के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी, वो गुनाह असल में उसने करा ही नहीं था। पर एरी इन सब पर भरोसा नहीं करती, पर बार बार प्यूरीज उसे एक ही बात को समझाते रहते हैं। और अब ये बात जानने के बाद एरी गुस्से में सीधा उसी आदमी के पास चली जाती है जिसने उसके पिता के कहने पर उसके भाई ग्लॉकस को जान से मार दिया था। पर उसके पास जाने पर जब वो उससे इन सब चीजों के बारे में पूछती है तो वहां पर वो आदमी बताता है कि उसके पिता के कहने के बावजूद भी उसने ग्लॉकस को नहीं मारा था और ग्लॉकस अभी भी जिंदा है।
पर उसके पिता के बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से ग्लॉकस अपने ह्यूमन फॉर्म को खो चुका है और वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह हो गया है। इस बात को जानने के बाद अरी काफी ज्यादा शॉक होती है, पर अब वो किसी भी हालत में ग्लॉकस से मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ज्यूस को देखते हैं, जो कि टीवी में कुछ न्यूज को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और जब हम लोग उस न्यूज को देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि ज्यूस ने सिर्फ अपने मसीह के लिए काफी सारे इंसानों को जान से मार दिया था और काफी सारे डिजास्टर को भी अर्थ पर छोड़ दिया था। ज्यूस ने ये सब सिर्फ इंसानों से बदला लेने के लिए ही करा था। और ज्यूस इस न्यूज को देखते हुए बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और इसी बात का जश्न मनाते हुए ज्यूस हेरा से मिलने के लिए एक जगह पर चला जाता है, पर वहां पर उसे हेरा नहीं मिलती। उस जगह पर हेरा ने काफी सारे इंसानों की टंग को रखा हुआ था, जो कि असल में वही इंसान थे जिन्होंने हेरा के लिए अपनी जीभ को काट दिया था। उनमें से ही एक इंसान की टंग से ज्यूस को ये बात पता चलती है कि हेरा उसको पोसाइडन के साथ मिलकर धोखा दे रही है। जो बात सुनने के बाद ज्यूस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हेरा से इस बारे में फेस टू फेस बात करता है। पर हेरा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और ज्यूस से उल्टा बोलती है कि वो उस टंग को दिखाए जिसने ज्यूस को ये सारी बातें बोली थी। पर ज्यूस जब वापस से उस रूम में जाता है तो वहां पर उसे इतनी सारी टंग के बीच में वो टंग वापस से नहीं मिलती जिसने ज्यूस को ये सारी बातें बताई थी। और तब ज्यूस को उल्टा हेरा से ही माफी मांगनी पड़ती है। तब वो दोनों एक दूसरे को किसी तरह से शांत करवाती हैं और बाद में हम लोग हेरा को देखते हैं, जो कि ज्यूस को सुलाने के बाद उस इंसान की तरफ जाने लगती है जिसकी टंग ने ज्यूस को सारी सच्चाई बताई थी। वहीं अंडरवर्ल्ड में हम लोग रेडी और साथ ही कैनियस को देख पाते हैं, जो कि नेक्स्ट को ढूंढने के लिए निकल गए थे, क्योंकि कैनियस को नेक्स्ट की सोल काफी ज्यादा अजीब लग रही थी और वो किसी भी हालत में नेक्स्ट को ढूंढना चाहता था। और तब कैनियस और रेडी नेक्स्ट को ढूंढते ढूंढते धोखे से उस बेसमेंट को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर उन लोगों की सोल्स को रखा जाता था जो कि रीबर्थ फ्रेम को पार कर लेते थे। और अब उन सोल्स को इस हालत में देखने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे और दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन सोल्स को वहां पर क्यों रखा गया था। तब उन्हें वहीं पर नेक्स्ट की सोल भी मिल जाती है, जो कि बेजान वहां पर खड़ी हुई थी। उसको देखने के बाद वो दोनों उसकी तरफ आने लगती हैं, पर उतने में ही वहां पर हेडिस पहुंच जाता है, जो कि नेक्स्ट की सोल में से एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है और वहां से चला जाता है। मेरे हिसाब से शायद गॉड खुद ही उन एनर्जी को कंज्यूम कर रहे थे जो कि सोल को रीबर्थ करने में लगाई जाती थी। तब कैनियस और रिडी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो दोनों काफी ज्यादा डर भी गए थे, इसीलिए चुपचाप वो उस बेसमेंट से बाहर निकलने लगती हैं ताकि बाहर निकलकर वो इस बारे में बातें कर पाए। पर जैसे ही वो लोग बाहर निकलती हैं वैसे ही धोखे से उन्हें मेड्यूसा देख लेती है, पर अभी कैनियस और साथ ही रिडी की नजर मेड्यूसा के ऊपर नहीं पड़ी थी। वहीं हम लोग कैरन को देखते हैं, जो कि कॉर्पियस को लेकर अपने साथ एक शीशोर पर आ गया था। वहां से अब कॉर्पियस को अकेले ही आगे बढ़ना था और उसका एक और टेस्ट होने वाला था जिसमें उसे अपनी प्यास के ऊपर कंट्रोल रखना था। और अगर कॉर्पियस इस लास्ट राउंड को जीत जाता तभी वो रिडी की आत्मा को अपने साथ जिंदा लोगों की दुनिया में वापस लेकर जा सकता था। तब कॉर्पियस उस खेल को खेलना चालू कर देता है, जिसके साथ ही अब हमें वापस से कैनियस और रिडी को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम में आने के बाद एक दूसरे से अपने पास्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। रिडी की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि रिडी को तो बचपन से ही गॉड्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और साथ ही उसे गॉड्स से काफी ज्यादा नफरत भी थी, क्योंकि गॉड्स की वजह से ही उसकी माँ ने अपनी जीभ को काट लिया था और वो गॉड की प्रार्थना करने में इस कदर से लग गई थी कि उसने रिडी को छोड़ ही दिया था। और वहीं हम लोग कैनियस के पास्ट से जान पाते हैं कि असल में वो एक ट्राइबल ग्रुप में पैदा हुआ था, जो कि अमेज़न फॉरेस्ट का एक ट्राइबल ग्रुप था। वहां पर उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी और कैनियस किसी भी हालत में पूरी दुनिया को घूमना चाहता था और वो एक बेहतर फ्यूचर भी चाहता था, जिसके बारे में उसने एक दिन मरीना को बताया। तब मरीना ने डिसाइड करा कि वो कैनियस और उसके एक दोस्त को वहां से भगा देगी, जिसके बाद ही उन दोनों को वहां से भगा दिया गया। और उसके बाद से ही उनके कबीले वालों ने भी उन्हें ढूंढना चालू कर दिया, ताकि जैसे ही वो लोग उन्हें दिखाई दे वैसे ही उसके कबीले वाले कैनियस और उसके दोस्त को जान से मार दे। पर आधे रास्ते में जाने पर कैनियस का दोस्त काफी ज्यादा घबरा गया था और अब वो किसी भी हालत में वापस जाना चाहता था, इसीलिए वो ट्राइब के पास वापस लौट गया। पर जैसे ही वो वापस लौटा तो ट्राइबल वाले लोगों ने गुस्से में उसे जान से मार दिया। इस बारे में जब कैनियस को पता चला तो वो तुरंत ही वहां से भाग गया और उसने डिसाइड करा कि वो कभी भी ट्राइबल वाले लोगों के सामने नहीं आएगा। और सिर्फ मरीना को ही इस बारे में पता था कि कैनियस भागकर कहां पर जाने वाला था, और इसीलिए जब से मरीना ने कैनियस को धोखा दिया था तब से ही कैनियस खुद भी गॉड से काफी ज्यादा नफरत करता था। और अब आज के सिनेरियो को देखने के बाद उन्हें भरोसा हो गया था कि शायद कोई भी गॉड भरोसे के लायक है ही नहीं। और जैसे ही उन दोनों को ये बात फील होती है कि उन दोनों का पास्ट लगभग लगभग सेम था, वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहीं हम लोग कॉर्पियस को देखते हैं, जो कि लगातार अभी भी रेगिस्तान में चलते जा रहा था और उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी। और क्योंकि वो रिडी को बचाना चाहता था इसीलिए वो अपनी प्यास पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। वहीं हेडी जब परसेफनी से मिलता है तो परसेफनी उसे यही सजेस्ट करती है कि वो जो भी हुआ है उसके बारे में ज्यूस को बता दे, क्योंकि अगर आगे चलकर और बड़ी गड़बड़ हो गई और ज्यूस को उस बारे में पता चल गया कि हमने उससे बातें छुपाई थी तो वो और ज्यादा गुस्से में आएगा।
जिसके साथ ही अब सीन वहां से वापस से जियूस और प्रोमीथियस पर आता है, जहां पर हम लोग उनकी बातों से जान पाते हैं कि जियूस असल में चाहता था कि वो उन लोगों को ही जान से मार दे जिन्होंने वो प्रोफेसी करी थी, क्योंकि हो सकता था कि उन लोगों को जान से मारने के बाद वो प्रोफेसी पूरी तरह से सही साबित ना हो। पर प्रोमीथियस जियूस को समझाता है कि अगर जियूस पूरी दुनिया को भी खत्म कर देगा, उसके बावजूद भी प्रोफेसी सही साबित होगी। और तब प्रोमीथियस जियूस को ग्लाउकस और माइनोस का भी एग्जाम्पल देता है कि माइनोस ने ग्लाउकस को पकड़ कर रखा हुआ था, पर अभी भी ग्लाउकस जिंदा था और वो किसी भी मौके पर भागकर माइनोस की जान को ले सकता था। पर जियूस के हिसाब से ग्लाउकस कभी भी कैद से नहीं भाग सकता था। पर प्रोमीथियस उसे समझाता है कि वो कुछ भी सोच ले, पर वो प्रोफेसी पूरी तरह से सही साबित होकर रहेगी, जिसके बारे में पोसाइडन ने माइनोस को बताया था। और माइनोस असल में कोई और नहीं बल्कि एरी का पिता ही था, जिसको पोसाइडन ने जाकर बताया था कि माइनोस की जान को कोई और नहीं बल्कि उसका पहला बच्चा ही लेगा। वहीं हम लोग केनियस और एडी को वापस से देख पाती हैं, जो कि जब बातें कर रही होती हैं तब उन्हें और भी काफी सारी चीजें याद आती हैं, जो कि कैसेंड्रा ने ही रीडी को बातों बातों में अर्थ पर ही बता दी थी। कैसेंड्रा ने जो भी बात रीडी से अर्थ पर करी थी, उसका साफ सा मतलब यही था कि बेशक से इंसान कितने ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अर्थ पर अपनी लाइफ को बिता ले और कितना ही ज्यादा गॉड को खुश करने में क्यों ना लगा रहे, पर सच्चाई तो यही थी कि उन्हें रीबर्थ कभी भी नहीं मिलने वाला था। और उसका मेन रीजन यही था कि जैसे ही अंडरवर्ल्ड में उनकी सोल आया करती थी, वैसे ही रीबर्थ प्लेन के नाम पर उन लोगों को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता था जहां पर उनकी पूरी आत्मा की एनर्जी को चूस लिया जाता था और उसे वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। उसी वाटर को अपनी उम्र बढ़ाने के लिए गॉड्स और उनके बाकी सर्वेंट्स किया करते थे, जिस वजह से ही वो इमॉर्टल होते थे और उनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां भी होती थी। और जो बेसमेंट केनियस और रेडी ने ढूंढा था, वहां पर भी यही सारा काम हो रहा था। ये सारी बातें समझ में आने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हालत में इन सब चीजों को रोक कर रहेंगे। दूसरी तरफ हम लोग हेडीज और परसेफनी को देख पाते हैं, जो कि जियूस को सारी सच्चाई बताने के लिए उसके पास जाते हैं। पर जैसे ही जियूस को ये बात पता चलती है कि काफी सारी सोल्स अब रीबर्थ लेने से मना कर रही हैं और वो लोग पानी में कूदकर अपनी जान नहीं देना चाहते, तो जियूस बहुत गुस्से में आ जाता है। और बाद में जब जियूस को ये बात पता चलती है कि कुछ सोल्स ने वहां से भागने की भी कोशिश करी थी, तो जियूस और ज्यादा गुस्से में आते हुए उन दोनों को ही पानी में फेंक देता है और अपने थंडर पावर की मदद से उन दोनों को मारता है। दूसरी तरफ हम लोग वापस से कॉर्पियस को देख पाते हैं, जो कि अभी भी बिहड़ इलाके में बढ़ रहा था और तभी अचानक से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसके सामने पानी मौजूद है। पर जैसे ही वो उस पानी को पीता है, तो कॉर्पियस को पता चलता है कि वो असल में रेत थी। पर अभी भी कॉर्पियस आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं जियूस अब काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सच में ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले तो वो एक प्रोफेसी को गलत साबित कर रहेगा। और तब अपने ही डर को शांत करने के लिए कि सारी प्रोफेसी सही नहीं होती, जियूस पोसेइडन को ऑर्डर देता है कि वो माइनोस के पास जाकर उसे बताए कि वो ग्लाउकोस को जान से मार दे। पर हेरा ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। वो जियूस के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने पिता की तरह तानाशाह ना बने, क्योंकि शायद उसे ये सारी चीजें सूट नहीं करती। और तब जियूस को याद आता है कि कैसे उसने अपने पिता की जान ले ली थी, क्योंकि वो अपने पिता के ऑर्डर को फॉलो करते करते काफी ज्यादा थक गया था। और उसके बाद से ही इंसानों की सोल्स को रीबर्थ देना बंद हो गया था और गॉड्स ने उनकी सोल्स की एनर्जी की मदद से ऐसे वाटर को बनाना चालू कर दिया था, जो कि हमेशा उन्हें इमॉर्टल रखता था। वहीं हम लोग कॉर्पियस को देख पाती हैं, जिसका गला पानी से सूख रहा था और तभी अचानक से उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि उससे पानी ऑफर करता है। पर कॉर्पियस को पता था कि अगर वो पानी को पी लेता है तो वो कभी भी रीडी को वापस से अर्थ पर लेकर नहीं जा पाएगा। इसीलिए कॉर्पियस पानी को पीने से साफ इनकार कर देता है और यही असल में कॉर्पियस का एक लास्ट टेस्ट होने वाला था। और जैसे ही कॉर्पियस इस टेस्ट में पास होता है, वैसे ही उसके सामने एक डोर अपीयर हो जाता है, जो कि उसे अब सिटी की तरफ लेकर जाने वाला था, जहाँ पर सभी लोगों की सोल्स मौजूद थी। और अब सिटी में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो कॉर्पियस बहुत सारा पानी पीता है और किसी तरह से कुछ लोगों की मदद से रीडी के पास पहुंच जाता है। तब रीडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कॉर्पियस को अपनी असली फीलिंग्स के बारे में कैसे बताए, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं केनियस को पसंद करने लग गई थी और वो केनियस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी। और इसीलिए अभी रीडी एकदम शांत रहती है। दूसरी तरफ हम लोग मेड्यूसा को देखती हैं, जिसे कैरन कॉल करके ये बात बता देता है कि वो इंसान जिसके बारे में प्रोफेसी में जिक्र था, वो अंडरवर्ल्ड में आ गया है और उस इंसान के हाथ पर एक अजीब सा निशान भी है। जो सुनने के बाद मेड्यूसा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट की वजह से मेड्यूसा खुद भी गॉड से काफी ज्यादा नफरत करती थी और वो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी। अब मेड्यूसा के पास्ट में क्या हुआ था, अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप लोग किसी भी मूवी या फिर काफी सारी ग्रीक मैथोलॉजी की वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपको मेड्यूसा के पास्ट के बारे में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अर्थ पर मरीना को देख पाते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थी और उसे ये बात बहुत पहले से पता थी कि उसके बेटे को चुना गया है ताकि वो किसी बहुत बड़ी प्रोफेसी को अंजाम दे सके।
इसीलिए उसने अपने बेटे को भी धोखा दिया था। आज के समय पर जब वो अपने ट्रेलर से बाहर निकलती है, तभी अचानक से उसे बाहर कैसेटा दिखाई देती है, जो कि अपने हाथ में एक बोर्ड लेकर खड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि टुडे इज द डे, मतलब कि आज वो दिन था जब वो प्रोफेसी सही साबित होने वाली थी। जैसे ही मरीना को ये बात पता चलती है, तो वो अपने ट्रेलर के पास ही मौजूद एक ग्रेव के अंदर चली जाती है और वहां पर अपने मुंह में एक गोल्ड कॉइन को रखकर अपने सर पर बंदूक लगाकर सुसाइड कर लेती है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से वापस से अंडरवर्ल्ड में आता है, जहां पर हम लोग रीडी और उसके बाकी साथियों को देख पाते हैं, जहां पर कॉर्पियस सबसे पहले तो रीडी से माफी मांगता है, क्योंकि उसने रीडी के मरने के बाद उसकी बॉडी के पास से गोल्ड कॉइन को चुरा लिया था। पर रीडी ने ये बात डिसाइड करके रखी हुई थी कि अब वो किसी भी हालत में कॉर्पियस के साथ वापस से रिलेशन में नहीं आना चाहती थी। इस बात पर कॉर्पियस मान जाता है और वो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मेड्यूसा वहां पर उसके पास आकर उसे प्रोफेसी के बारे में बताती है। मेड्यूसा के हिसाब से मेड्यूसा के अलावा भी और भी काफी सारे लोग अंडरवर्ल्ड में मौजूद थे, जिन्हें इस प्रोफेसी के बारे में पता था, और वो काफी समय से उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे थे, ताकि जैसे ही वो लोग अंडरवर्ल्ड में आए, वैसे ही ज्यूस को उसकी गद्दी से हटाया जा सके। वहीं हम लोग ओलंपियस में ज्यूस को देख पाते हैं, जिसने आज एक फैमिली डिनर रखा था और उन लोगों के साथ ही मिलकर वो टीवी में उस सीन को देखने वाला था जब मिनोज अपने बेटे ग्लाइकोस को जान से मारने वाला था। जिसके साथ ही अब सीन वहां से अरी पर आता है, जो अभी उस गार्ड के पास गई हुई थी, जिसने माइनोस ने काम दिया था कि वो बचपन में ही ग्लाइकोस को जान से मार दे, पर उस गार्ड ने अभी तक ऐसा नहीं करा था। अब हम लोग उस आदमी की बातों से ये बात भी जान पाती हैं कि शुरुआत में तो माइनोस चाहता था कि वो अपने बेटे को जान से मार दे, पर बाद में अचानक से ही उसे एक दिन कुछ आइडिया आया और उसके बाद उसने अपने बेटे को एक ऐसी जगह पर छुड़वा दिया जहाँ पर सिर्फ अंधेरा था और काफी सारे पहरेदार उसके बेटे की पहरेदारी करते थे। सभी लोग ग्लाउकोस के साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव करा करते थे, और क्योंकि बचपन से ही उसने इतनी सारी चीजों को झेला था, इसीलिए उसका ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो था और वो सभी ह्यूमंस को अपना दुश्मन ही समझा करता था। ग्लाउकोस ने इसी वजह से गुस्से में आकर काफी सारे गार्ड्स को भी जान से मार दिया था, जिसके बाद से ही माइनोस को ये आइडिया आया था कि वो अपने सभी दुश्मनों को ग्लाउकोस की मदद से बहुत आराम से जान से मरवा सकता है। इसीलिए माइनोस भी अपने सारे के सारे दुश्मनों को लेकर ग्लाउकोस के पास छोड़ देता था और ग्लाउकोस उनको जान से मार देता था। अरी चाहती थी कि वो आदमी उसको ग्लाउकोस के पास लेकर जाए, जिस पर पहले तो वो इंसान मना करने लगता है, क्योंकि ग्लाउकोस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसके चेहरे पर हमेशा एक मास्क लगाकर रखना पड़ता था, ताकि वो अपने सामने वाले इंसान को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अरी अपने भाई से किसी भी हालत में मिलना चाहती थी और उसे पता था कि उसका भाई उसको कुछ भी नहीं करेगा। वहीं हम लोग अंडरवर्ल्ड में केनियस और रेडी को देख पाते हैं, जहां पर केनियस रेडी को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि कॉर्पियस रेडी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और रेडी को उसके साथ वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में लौट जाना चाहिए। जिस पर पहले तो रेडी नहीं मानती, पर बाद में जब केनियस उसे समझाता है कि प्रोफेसी को पूरा करने के लिए उन लोगों को ये सारी चीजें करनी जरूरी थी, तो रेडी इस पर मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कॉर्पियस को देख पाते हैं, जो कि मेड्यूसा के साथ हेडिस और साथ ही परसेफनी के पास आया हुआ था, क्योंकि अब वही दोनों ऐसे थे जो कि उसे अंडरवर्ल्ड से इंसानों की दुनिया में वापस भेज सकते थे। पहले तो हेडिस और परसेफनी इसके लिए नहीं मान रहे होते, क्योंकि वो किसी भी सोल को अर्थ पर वापस से नहीं भेज सकते थे, क्योंकि अगर इस बारे में ज्यूस को पता चलता तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और हो सकता था कि इस बार वो हेडिस और परसेफनी को ही जान से मार देता। पर क्योंकि आज ज्यूस ने उन दोनों के साथ जो बर्ताव करा था, उसके बाद से उन्हें भी ज्यूस से बदला लेना था और ज्यूस उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो आपस में पर्सनली कुछ बातें करने के बाद रेडी और कॉर्पियस को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अरी को देखते हैं, जो कि अपने पिता के दोस्त के साथ सीधा ही उस जगह पर जाने के लिए निकल गई थी जहां पर उसका भाई कैद था, और दूसरी तरफ माइनोस भी तैयार था कि आज वो ग्लाइकोस को जान से मार देगा। मीनवाइल हम लोग अरी और उस आदमी को देख पाते हैं, जिसे माइनोस ने सबसे पहले उसके बेटे को जान से मारने के लिए बोला था, पर उस इंसान ने ग्लाइकोस को जान से नहीं मारा था। ग्लाइकोस आज सबसे पहले तो उसी आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अरी के सामने ही बेरहमी के साथ जान से मार देता है। जो देखने के बाद अरी काफी ज्यादा डर गई थी। तभी अचानक से ग्लाइकोस उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे भी जान से मार सके, पर उसी दौरान अरी अपने हाथ को आगे कर लेती है और वो किसी तरह से ग्लाइकोस को शांत करवाने की कोशिश करने लगती है। और अब ना जाने क्यों, पर अचानक से ग्लाइकोस भी अरी को जान से मारने से रुक जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप उसके पास आकर अपने मास्क को उससे उतरवाता है और उसकी हालत देखने के बाद अरी को अपने पिता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और उतने में ही वहां पर माइनोस पहुंच जाता है, जो कि ग्लाइकोस को जान से मारने के लिए आया था। उन दोनों के बीच में एक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, पर हम लोग देखते हैं कि एट लास्ट माइनोस अपने पास मौजूद एक ब्लेड की मदद से ग्लाइकोस को जान से मार देता है। ये सब देखने के बाद अरी काफी ज्यादा डर गई थी और उसे अपने पिता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी अचानक से ही उसे कुछ याद आता है। वहीं हम लोग ज्यूस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे अब विश्वास हो गया था कि सारी प्रोफेसी सही नहीं होती।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग केनियस को देख पाते हैं जो कि लास्ट टाइम रेडी से मिलता है और उसी दौरान वहां पर अचानक से मेड्यूसा भी आ जाती है और रेडी के पास आकर वो उसे समझाती है कि शायद उसे अर्थ पर चले जाना चाहिए, क्योंकि रेडी को ही अब अर्थ पर जाकर सभी इंसानों को ये चीज समझानी होगी कि उनके पास सिर्फ एक लाइफ है और उन्हें उस लाइफ को खुलकर एंजॉय करना चाहिए। साथ ही मेड्यूसा तब रेडी और केनियस को ये बात भी बताती है कि जिस जगह पर वो लोग नेक्स्ट की सोल को ढूंढते हुए धोखे से चले गए थे, उस जगह को असल में नथिंगनेस बोला जाता है, जहाँ पर सभी इंसानों की आत्माओं को रीबर्थ के नाम पर कैद करके रख लिया जाता है और उनकी सारी एनर्जी निकालकर वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस बात का मतलब साफ था कि इंसानों की वजह से ही गॉड मॉर्टल थे और अगर सारे के सारे इंसान मिलकर गॉड को मानना ही बंद कर देंगे तो गॉड्स की सारी पावर्स भी चली जाएंगी, क्योंकि सभी इंसान अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिएंगे और अपने हिसाब से ही बहुत खुलकर एंजॉय करेंगे। और इसी बारे में अर्थ पर जाकर रेडी को सभी इंसानों को ये सारी चीजें बतानी थी ताकि इंसान अपना एक भी क्षण बर्बाद ना करें और बहुत खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। वो प्रोफेसी किसी भी हालत में सही होने वाली थी जो काफी समय पहले फेट्स ने करी थी। इस बात को जानने के बाद वहां पर रेडी इस चीज के लिए मान जाती है और तुरंत ही सीधा कॉर्पियस के साथ अर्थ के गेट की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ अरी अपने भाई की मौत की वजह से काफी ज्यादा परेशान ही थी और तभी अचानक से उसे कुछ याद आया था और वो चीज यही थी कि असल में जब उसका भाई उससे पहले पैदा हुआ था तो वो सांस नहीं ले रहा था, जिसके बाद जब अरी पैदा हुई थी तो उसने सबसे पहले सांस लेना चालू करा था। और इस बात का मतलब साफ था कि असल में ग्लाउकस नहीं बल्कि अरी खुद थी जो कि अपने पिता की मौत का कारण बनने वाली थी। और जैसे ही अरी को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में उसी ब्लेड की मदद से अपने पिता की जान ले लेती है। ज्यूस भी अपने घर में बैठकर ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देख रहा था और तब जाकर उसे समझ में आता है कि पीट्स ने पहले जो प्रोफेसी करी थी वो भी सही साबित हुई थी और हो सकता था कि अब ज्यूस वाली प्रोफेसी भी सही साबित हो। ये बात समझ आते ही ज्यूस काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही पीट्स के पास चला जाता है, जहाँ पर अब वो पीट्स को जान से मारने वाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो पीट्स को जान से मार देगा तो उनकी प्रोफेसी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए गुस्से में ज्यूस पेट्स के पास जाकर उन लोगों के ऊपर पेट्रोल छिड़कता हुआ उन्हें जान से मार देता है। पर मरने से पहले पेट्स उसके ऊपर हंसती हैं और ज्यूस को उसकी घड़ी वापस करते हुए बताती हैं कि प्रोफेसी के सच होने की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है और ये सारा का सारा कांड डायनासिस की वजह से चालू हुआ था। ज्यूस ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा घबरा गया था और उससे डायनासिस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रोमीथियस जब इस बारे में जानता है कि फेट्स की डेथ हो चुकी है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उससे लग रहा था कि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग फेट्स नहीं मरने वाले थे। जिसके साथ ही अब सीन वहां से वापस से अंडरवर्ल्ड पर आता है, जहां पर अर्थ पर पहुंचने से पहले रेडी कॉर्पियस को इस बारे में बता देती है कि वो अर्थ पर कॉर्पियस के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हालांकि कॉर्पियस उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था पर रेडी उसके साथ खुश नहीं थी। अभी के समय पर वो कैनियस को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है, पर प्रोफेसी को पूरा करने के लिए उसका अर्थ पर जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ये बात जानने के बाद कॉर्पियस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर वो रेडी के सामने इस चीज को जाहिर नहीं करता। वो रेडी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो रेडी के हर एक फैसले की काफी ज्यादा इज्जत करता था, इसीलिए वो रेडी को चुपचाप अपने साथ अर्थ की तरफ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग हेडिस को देख पाते हैं जो कि नथिंगनेस में जाने के बाद नेक्स्ट की सोल को उसके अंदर वापस से डालने की कोशिश करता है, पर नेक्स्ट के अंदर उसकी सोल नहीं जा पाती, जिस बात की वजह से हेडिस काफी ज्यादा परेशान था और उसे नेक्स्ट की सोल को अपने अंदर ट्रांसफर करने के लिए काफी ज्यादा पछतावा भी हो रहा था। अब हेडिस के इस एक्शन को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बारे में समझ ही गए होंगे कि अंडरवर्ल्ड, नथिंगनेस और साथ ही अर्थ पर भी पूरी तरह से बगावत हो चुकी थी कि ज्यूस को उसकी गद्दी से हटा दिया जाए और ज्यूस की सारी पावर चली जाए। और आप लोगों की तरह ही केनियस भी इस बारे में समझ गया था, इसीलिए वो अभी की सारी सोल्स के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि ज्यूस उनमें से किसी को भी रीबर्थ नहीं देने वाला और इसीलिए उन लोगों को रीबर्थ फ्रेम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर केनियस की मुलाकात इस बार मरीना से भी हो जाती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले सुसाइड कर इस जगह पर आ गई थी और अब वो रीबर्थ फ्रेम की तरफ बढ़ रही थी। और वहां पर केनियस उसे रोकता हुआ उससे पूछ ही लेता है कि मरीना ने उसे धोखा क्यों दिया था। तब जाकर मरीना केनियस को बताती है कि असल में उससे पहले से पता था कि केनियस का जन्म इसी वजह से हुआ है ताकि वो एक बहुत बड़ी प्रोफेसी को सही साबित कर सके, और इसीलिए ना चाहते हुए भी मरीना को केनियस को धोखा देना पड़ा और केनियस को मरना पड़ा। तब केनियस भी इस बारे में समझ गया था कि मरीना ने ये सारी चीजें क्यों करी थी और इसीलिए वो मरीना को माफ कर देता है और उससे ये समझाने की कोशिश करने लगता है कि मरीना को रीबर्थ फ्रेम के पास नहीं जाना चाहिए। पर अभी भी मरीना के हिसाब से केनियस के बारे में ही ऐसी काफी सारी चीजें थी जो कि केनियस को ही नहीं पता थी, और इसीलिए मरीना तुरंत ही रीबर्थ फ्रेम के पास चली जाती है और तब केनियस भी उन्हें बचाने के लिए रीबर्थ फ्रेम के अंदर चला जाता है। अब इतनी सारी चीजें हो चुकी थी पर उसके बावजूद भी प्रोमीथियस अभी भी उसी पहाड़ पर लटका हुआ था जहाँ पर ज्यूस ने उसे सजा देने के लिए बांधा हुआ था। प्रोमीथियस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी प्रोमीथियस अब तक फ्री क्यों नहीं हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ ज्यूस को अपनी हर एक फैमिली मेंबर के बारे में पता चल गया था कि किस तरह से वो लोग उसे धोखा दे रहे थे, इसीलिए वो सबको अपने पास बुलाकर उन सबको सुनाने लगता है। और तब ज्यूस ने उन्हें वो पानी देने से भी इनकार कर दिया था जिसकी वजह से वो इमॉर्टल रहने वाले थे। वो उन लोगों को पानी देता तो है पर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ही कम थी। साथ ही उसने डायनाइसिस से बदला लेने के लिए डायनाइसिस की फेवरेट कैट को भी जान से मार दिया था, जिस वजह से डायनाइसिस को ज्यूस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही ज्यूस को इस बारे में भी पता चल गया था कि हेरा उसको मिलकर पोसाइडन के साथ धोखा दे रही थी, इसीलिए गुस्से में उसने हेरा से बदला लेने के लिए उस बीहाइव को भी जला दिया था जहां पर हेरा ने काफी सारी औरतों को बी बनाकर रखा हुआ था। और अब सभी लोगों की पूरी तरह से खिलसाने के बाद ज्यूस वहां से सीधा प्रोमीथियस के पास चला जाता है, जहां पर प्रोमीथियस उससे बात करते हुए उससे बोलता है कि उसने ज्यूस को कभी भी धोखा नहीं दिया। पर मीनवाइल अब तक हर जगह पूरी तरह से बगावत हो चुकी थी और पूरी तरह से ब्रह्मांड का बैलेंस बिगड़ चुका था। इसी वजह से प्रोमीथियस प्रोफेसी के अकॉर्डिंग फ्री हो जाता है और ज्यूस भी अपनी सभी पावर्स को खो देता है। जिसके बाद प्रोमीथियस अचानक से टेलीपोर्ट होकर सीधा ओलंपियस में पहुंच गया था और हम लोग एक फाउंटेन को देख पाते हैं जहां पर वो पानी आ रहा था जो कि सोल से बनता था। अभी तक वो पानी भी पूरी तरह से जमीन पर गिर चुका होता है। उस पानी को देखने के बाद प्रोमीथियस समझ जाता है कि प्रोफेसी पूरी तरह से सही साबित हुई है और ज्यूस अपनी पावर्स को खो चुका है। इसीलिए प्रोमीथियस अब ज्यूस से बदला लेने का डिसाइड करता है और उसकी गद्दी पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कॉर्पियस और रेडी को देखते हैं जो कि अर्थ पर पहुंचने के बाद एक दूसरे को लास्ट टाइम हग करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो ज्यूस की पूजा ना करें। तब रास्ते में रेडी की मुलाकात उसी कैसेंड्रा से होती है जिसने रेडी को बताया था कि कैसे उस दिन रात में उसकी लाइफ पूरी तरह से आगे चेंज होने वाली थी। तब वो कैसेंड्रा रेडी को बताती है कि अब आगे चलकर रेडी भी सभी लोगों का फ्यूचर देख पाएगी और उसे लोगों को अंडरवर्ल्ड की सारी सच्चाई के बारे में आगाह करना है। साथ ही वही कैसेंड्रा रेडी को ये भी सजेस्ट करती है कि शायद उसे अरी से जाकर मिलना चाहिए। वहीं हम लोग अरी को देख पाते हैं जो कि ग्लाउकस की बॉडी को लेकर अपनी माँ के पास आती है और उन्हें अपने पिता के बारे में सारी सच्चाई बताती है। और ये बात जानने के बाद अरी की मॉम, जिन्हें अब तक लगता था कि अरी की वजह से ही ग्लाउकस की जान गई है, वो अरी को अपने गले से लगा लेती है और उससे माफी भी मांगती है। जिसके बाद ही उन लोगों को ये बात भी समझ में आ गई थी कि अब उन्हें जीवस और उसकी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं रखना और उन लोगों की पूजा नहीं करनी। जिसके साथ ही अब सीन वहां से नथिंगनेस में आता है जहां पर सभी लोगों की आत्मा रीबर्थ फ्रेम में आने के बाद फंस जाती थी और उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बचती थी। वहीं पर अभी केनियस की और साथ ही मरीना की आत्मा भी आ गई थी। पर वहां पर केनियस की आत्मा अपने आप को हील कर लेती है और वापस से पहली जैसी हो जाती है। तब जाकर केनियस को समझ में आता है कि उसकी मॉम उसको इसी पावर के बारे में बताना चाहती थी कि केनियस की आत्मा अपने आप को हील कर सकती है और साथ ही वो दूसरों की आत्मा को भी हील करवा सकती है। तब केनियस सबसे पहले मरीना की आत्मा को ही पूरी तरह से सही करता है जिसको हेडीज भी देख रहा था। और तब जाकर हेडीज भी समझ जाता है कि असल में केनियस खुद ही वही इंसान था जो कि सभी सोल्स को वापस से रिस्टोर कर सकता था। और तब वहां पर केनियस ने भी इस चीज को डिसाइड कर लिया था कि अब वो ओलंपियस को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और वो जियूस को किसी भी लायक नहीं छोड़ेगा। जिसके साथ ही अब हम लोगों को जियूस को दिखाया जाता है जो कि जब अपने महल में वापस आता है तो उसका सामना प्रोमीथियस से होता है। और क्योंकि अब तक काफी सारे लोगों ने ज्यूस के ऊपर ही भरोसा करना छोड़ दिया था और ज्यूस की फैमिली ही उसको छोड़कर चली गई थी, इसीलिए ज्यूस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और जैसे ही उसके हाथ पर एक छोटा सा कट लगता है तो वहां से खून निकलने लगता है। जो देखने के बाद ज्यूस काफी ज्यादा घबरा गया था और अब हमें अलग अलग जगह पर सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पर सभी लोग तैयारी कर रहे थे कि वो ओलंपियस को किस तरह से बर्बाद करेंगे और उन्हीं लोगों में हेरा और साथ ही डायनासिस भी शामिल थे। और अब वो लोग ऐसा कैसे करेंगे इसके बारे में हमें अगले सीजन में जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सीजन यहीं पर खत्म होता है और उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।